नमस्कार। रेल की रफ्तार बढ़ेगी, सड़क की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को मिलेगी नई गति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 4 रेलवे परियोजनाओं के जरिए करीब 410 किलोमीटर रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि इनमें से कई परियोजनाएं हावड़ा चेन्नई रेल कॉरिडोर से जुड़ी हुई हैं। इससे यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियों की आवाजाही भी बेहतर होगी और करीब 1.3 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता बनने की उम्मीद है। वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक करीब 82.5 किलोमीटर सड़क को 4 लेन करने की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इससे बिहार के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। फोकस साफ है, बेहतर कनेक्टिविटी, तेज परिवहन और विकास की रफ्तार को और गति। और इसी गति पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट ने रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। कुल करीब 9,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के तहत लगभग 410 किलोमीटर रेल लाइन जोड़ी जाएगी। इनका काम वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर भद्रक रानीताल चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन, गोविंडी पुंडी गुंडूर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप बादा बांधा तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए हैं। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने NH-22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन मानक में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। करीब 82.578 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड में रखा गया है। इसके तहत विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,590.73 करोड़ रुपए होगी और ये सड़क परियोजना भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा को NH-27 स्थित आर्थिक केंद्र मुजफ्फरपुर से जोड़ेगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में आवागमन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से बौद्ध सर्किट और जानकी पुनौरा धाम मंदिर, सीतामढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच और बेहतर होगी। साथ ही नजदीकी भूमि बंदरगाह के जरिए यात्री और माल परिवहन को भी गति मिलेगी। बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा।
तो किन मायनों से खास है ये परियोजना, यही जानेंगे आज हम चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार खंडेलवाल जी पूर्व सदस्य हैं इंफ्रा रेलवे बोर्ड के। डॉक्टर रणजीत मेहता जुड़े हुए हैं, सीईओ और महासचिव हैं पीएचडी सीसीआई के। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल आप ही से करेंगे, किन मायनों में ये जो परियोजना है बेहद महत्वपूर्ण है और इनमें जो ये निवेश है कैसे एक विकसित भारत की आधारशिला को मजबूत करता है? रमा, देखिए, मोदी सरकार एक रणनीति पर आगे बढ़ रही है, इसमें बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं उन पर बेहद जोर हो। और हम जानते हैं कि रेलवे में आप देखें तो आप कैबिनेट के तमाम फैसलों पर नज़र डालें तो अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी होती है। और रणनीति यह है कि जो ऐसे इलाके हैं जो व्यस्त रूट हैं या फिर जहां पर औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, सीमेंट की कोई फैक्ट्री है या फिर कोयला खदान वाले क्षेत्र हो, वहां पर ढुलाई के जो रास्ते हैं रेलवे के वो और बेहतर हो। इसीलिए मल्टी टेकिंग जो रेलवे लाइन है उनको विस्तार दिया जा रहा है। और ये जो हावड़ा से चेन्नई तक आप देखें कि अलग अलग जगह पर ये 4 परियोजनाएं हैं, इनके जरिए इन व्यस्त रूट पर आवाजाही रेलवे के जरिए सहूलियत और आसान हो जाएगी। इसका फ़ायदा यह होगा चूँकि जब आप सड़क मार्ग से कोई ढुलाई करते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आता है, रेलवे से वो काफ़ी घट जाता है। अगर आप एक 100 पैसे में जाने तो जो 65 पैसे में या 55 पैसे में जो ढुलाई हो जाती है वो सड़क के 2 रुपये से ज़्यादा सड़क पे होती है अगर आप वजन के हिसाब से देखें। तो फिर जितना ही आप रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जितना भी माल ढुलाई के लिए रेलवे से आसानी होगी, तो उसका एक फ़र्क ये पड़ेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे और भविष्य की जो बढ़ती हुई जो ज़रूरतें हैं परिवहन की या फिर माल ढुलाई की, उसको पूरा कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि एक के बाद एक आप देखें तो तमाम रेलवे परियोजनाओं को मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मंजूरी दी गई है। तकरीबन 65 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको हम तीसरे टर्म में देख रहे हैं कि मंजूरी दी गई है, जो अगले 3-4 साल में पूरी होने वाली है या फिर पूरी हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति हम रेलवे सेक्टर में आती हुई दिखाई दे रहे हैं। 4 लेनिंग के मामले में या फिर जहां पर 2 लेन थी उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो हम जानते ही हो गया है। और जो दूसरा फैसला है वो बिहार में देखें तो एक सोनबरसा से लेकर जो मुजफ्फरपुर एक हाईवे को अपग्रेड करने की बात है, उससे भी आवाजाही में काफ़ी सहूलियत होगी। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं, कुल मिलाकर 5 फैसले जरूर हैं, जिसमें 4 रेलवे से जुड़े हैं और एक बिहार में राजमार्ग से जुड़ा फैसला है। बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, रेलवे क्षेत्र में जिस तरह से क्रांति की बात हमारे संवाददाता बता रहे थे और लगातार इस दिशा में फैसले भी लिए जा रहे हैं, आज का जो फैसला है और इसमें 9,450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये जो 4 परियोजनाएं हैं, रेलवे क्षमता में 410 किलोमीटर के रेल नेटवर्क की जो क्षमता है वो मजबूत होती हुई इससे दिखाई देती है। क्या कुछ फायदा इससे रेलवे को होगा और क्या कुछ फायदा इससे आम आदमी को होगा? नमस्कार। जैसा कि अभी अभी बताया गया कि अब जो रेलवे है उससे जब हम माल की ढुलाई करते हैं तो उससे रेल के मुकाबले रोड के मुकाबले खर्चा आधे से भी कम आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो 1/10 होता है। तो एंड इट इज अपना जो ये ढुलाई है ये मास स्केल में कर सकते हैं। 2000 ट्रक चलेंगे या एक रेल चलेगी तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो फायदा देश के एनवायरनमेंट को मिलता है, देश की प्रगति को मिलता है। पहले हम जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते थे वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देखते थे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है उस जगह को देख लिया जाता था और वहां पर एक एडिशन कर दिया जाता था कोई ट्रैक का, किसी रेलवे लाइन का। अब सारी प्लानिंग पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर होती है, उसमें जो जो भी मिसिंग गैप्स हैं एंड टू एंड प्लानिंग होती है। जैसा इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि हावड़ा से लेके चेन्नई तक जहां 4 लेन करने के लिए जो जो गैप्स थे उन सभी गैप्स को सेलेक्ट करके पूरे लाइन को 4 लाइन कर दिया गया। इससे एनवायरनमेंट को फायदे के अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और माल ढुलाई में सहायता मिलेगी, पैसेंजर्स सर्विस में तेजी आएगी और जो पोर्ट कनेक्टिविटी है उसमें भी फायदा होगा। ये जो कॉरिडोर अप्रोच रेलवे ने अडॉप्ट किया है उससे एंड टू एंड प्लानिंग होती है बजाय के छोटे छोटे पैच में प्लानिंग करने से। ये जब गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च हुआ था उस समय से लेके रेलवे ने इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम किया है और अगर देखें जहां रेल बनती है तो वहां पर
केवल मोबिलिटी ही इंप्रूव नहीं होती, उस एरिया की पूरी इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और जिससे उस एरिया का विकास होता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, और आयरन ओर वगैरह का मूवमेंट उसमें सहायता मिलती है। इन बिल्कुल। चारों लाइन ट्रेन सैंक्शन होने से ट्रेन की रफ्तार और समयबद्धता जो है वो और मजबूत वो होगी, और उसके साथ ही विकास की रफ्तार भी आप कह रहे हैं कि जो लगते हुए इलाके हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी उनमें। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजीत, आपसे समझना चाहेंगे, जब लॉजिस्टिक लागत कम होती है, बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी की भी जिस तरह से आज बात हुई है, किस तरह से जो उद्योग हैं, कारोबार हैं और जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी से जहाँ से ये रेल होकर गुजरेगी या जहाँ पर ये सड़क इंफ्रा मजबूत किया जा रहा है, उनमें कितनी मजबूती आएगी, किस तरह से वहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनको भी फायदा होगा? देखिए, जो आज ये कैबिनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और इसके बहुत ही स्ट्रैटेजिक अप्रोच इसमें लगाई है कि कैसे हम विकसित भारत की दिशा में जा सकते हैं। जी। ओवरऑल अगर आप देखें, हमारे देश में ये बहुत बड़ा अभियान चला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि किस तरीके से हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश में क्रिएट किया जा रहा है। स्पेशली जो आज जो 4 प्रोजेक्ट्स जो कि 13,000 करोड़ से ऊपर के इनके बारे में जो डिसीजन लिया है, इससे जो है एक तो रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो गुड्स का जो आवागमन है वो बहुत ही जल्दी होगा, इससे टाइम की बचत होगी और हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इससे हमें मदद मिलेगी। और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। अगर आप देखें, नेपाल बॉर्डर तक जो सड़क जा रही है मुजफ्फरनगर से, नंबर 1 इससे मुजफ्फरपुर से सॉरी, तो इससे एक तो बिहार का जो डेवलपमेंट है वो एक उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा जो है नेपाल बॉर्डर से जो हम ट्रेड करते हैं उस पर भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ओवरऑल जो अब आप देखें, हावड़ा से चेन्नई तक जो सिस्टम की आर्टरीज नए मल्टी ट्रैकिंग की जा रही है, उससे भी एक ओवरऑल जो है हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, और जो रॉ मटेरियल है उसका मूवमेंट फास्ट होगा, चाहे कोयला हो, स्टील हो, और जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी फास्ट उसमें मूवमेंट होगा। और उड़ीसा में आप देखिए, पारादीप से जो ये नया योजना है, इससे भी जो है ओवरऑल जो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे डेवलप होता है, क्योंकि आज अगर हम विकसित भारत का मिशन 2047 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखा है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे सिर्फ यहीं पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें आज जो भी हम स्टेप ले रहे हैं उससे हमें देखना है कि कैसे हम ग्लोबली ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, और इस दिशा में मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके हमें जो रीजनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स में वो तो होंगे ही, बट एट द सेम टाइम जो रोज़गार सृजन होगा, इससे जो रोज़गार जनरेट होगा लोकल अपना रीजनल लेवल पे, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है इसमें। बिल्कुल। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक लागत है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसके साथ ही इन रेल मार्गों पर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोयला है, लोह अयस्क है, सीमेंट है, स्टील है, अनाज है, तमाम तरह के जो सामान है उनकी ढुलाई होती है। तो ये जो बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी, ये इस मामले में भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, उद्योगों तक जो माल पहुँचाना है। और जिस तरह से एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी की भी रेलवे की बात करे जा रहे हैं, वो किस तरह से मजबूत की गई है इससे तमाम क्षेत्रों में? जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो भारत की है वो डबल डिजिट में है। जो बाकी विकसित देशों की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में 8%, 9% ऑफ जीडीपी। तो जब तक हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं करेंगे, हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगी। अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आधे से भी कम है। इन एडिशन टू बाकी जो हमें फ़ायदे हैं, एनवायरनमेंट का, मास ट्रांसपोर्टेशन का, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें रोजगार मिलता है। अभी इसी प्रोजेक्ट से लगभग 6,000 से ज़्यादा गांव लाभान्वित होंगे, और जो रोजगार मिलेगा वो काफ़ी 1 करोड़ लोगों के आसपास लोगों को मैन डेज रोजगार मिलेगा। तो
इन सब से जो फायदा होगा, उसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हमें कॉम्पिटिटिव होंगी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड हमें जो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के बारे में जो हम सोच रहे हैं 2047 विकसित भारत, उसमें उस तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर आप ऐसे देखें तो लगभग इससे इंपोर्ट जो रेलवे से ट्रांसपोर्ट होगा तो डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। इन 4 प्रोजेक्ट को ही अगर हम देखें तो इससे लगभग 13 करोड़ लीटर डीजल की खपत कम हो जाएगी, जितना अगर हम रोड से करते या इससे करते पर एनम। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। चारों दिशाओं से रेलवे के डेवलपमेंट से और कनेक्टिविटी से फायदा होता है। साउथ ईस्ट कॉरिडोर एक डेवलप हो जाएगा पूरा, जो 4 लाइन का होगा। हमारे जो 11% ट्रैक है उसमें 40% से ज़्यादा मूवमेंट होता है ट्रैफिक का। तो रेलवे की प्लानिंग है कि इन जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स हैं, इनको हम 4 लाइन और 6 लाइन कर दें, जिससे कि उन पे कंजेशन कम हो जाए, रफ्तार बढ़े और हम रिक्वायर्ड जो सामान की ढुलाई है। बिल्कुल, जो ढुलाई है वो जो है बहुत आसान हो जाएगी और ज़्यादा जो है मात्रा में होगी, और इसके साथ ही जो लॉजिस्टिक लागत की लगातार बात आप कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में लाने की बात है, उससे इसको मजबूती मिलेगी। डॉक्टर रंजीत, आपसे समझना चाहेंगे, इससे अगर हम बात करते हैं करीब 6,448 गाँव की कनेक्टिविटी इन परियोजनाओं से बेहतर होने की बात कही जा रही है और 60 लाख लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, वो इससे कितनी मजबूत होती हुई दिखाई देती है? देखिए, आज इंडिया में करीब 60% से ज़्यादा लोग जो है गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, और रूरल इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। इसमें आपने बताया कि 6,400 गांव इससे उनके पर इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली कई ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके रूरल एरियाज़ में मिलते हैं, उनके मूवमेंट में फ़ायदा होगा। जो गांव के लोग हैं अपनी जो प्रोड्यूस है उसको जो है आपके जो मार्केट प्लेस है उसको ले जाने में उनको बहुत सुविधा होगी। और ओवरऑल जो है उस एरिया में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा उनके लिए। इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, सबसे ज़्यादा है ही। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। आम्ही शुभेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है शिक्षा। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्कूलों को 296 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मिड डे मील का बजट बढ़ाया गया। इस्कॉन के साथ समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। शिक्षा रत्न योजना के तहत वित्तीय सहायता दुगनी की गई। शिक्षा ही लाएगी चेतना, चेतना ही लाएगी नया पश्चिम बंगाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इन सभी परियोजनाओं से 13 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और 65 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये पर्यावरण फ्रेंडली भी है? जब हम रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं और रेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में CO2 इमिशन ऑलमोस्ट 1/9 होता है। अगर 11 ग्राम पर टन किलोमीटर इमिशन होता है रेल से, वहाँ 100 से ज़्यादा ग्राम पर टन किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन में इमिशन होता है रोड से। जब अगर हम रेल से ज़्यादा ढुलाई कर पाएंगे, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो जाएगा, उससे पर्यावरण को सहायता मिलेगी। और जब भी कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, वहाँ पर आप देखेंगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर एरिया में
श्रीनगर को जब कनेक्ट किया अभी पिछले साल ही, उसमें पहले क्या एक्टिविटी थी और आज क्या एक्टिविटी। मैं जब वहाँ जाता था, मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जब मैं जाता था तो लोग बोलते थे कि सर हमने एरोप्लेन तो देखा है पर 4 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं देखा। तो जब रेल प्रोजेक्ट बना उसके साथ साथ सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट रोड्स बने, कम से कम उस प्रोजेक्ट के लिए 200 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बने, जो बाद में प्रधानमंत्री रोड योजना के अंतर्गत और आगे बढ़ाए गए। तो जब प्रोजेक्ट रेल प्रोजेक्ट आता है तो पूरा विकास होता है उस क्षेत्र का। वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उस काम में ट्रेनिंग लेते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर आज जम्मू कश्मीर के बच्चे वेल्डर और इंजीनियर बन के विदेशों में काम कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट में काम किए। पहले जहाँ उन्होंने स्कूटर और 4 व्हीलर नहीं देखा था, अब मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हर घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ा हुआ है। सो उस एरिया का काफ़ी विकास होता है एंड उससे सोशल इकोनॉमी बढ़ती है। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है तो हम विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते हैं, जहाँ की हम चाहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक पावर बने। और ये उसी दिशा में एक कदम है भारतीय सरकार का कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं और हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक और ब्रेक। बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजीत, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार की भी बात हो रही है और सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में एक मजबूत फैसला लिया गया है। 82.5 किलोमीटर लंबा जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा NH-22 है वो 4 लेन का किया जाएगा। किस तरह से ये वहाँ पर रोजगार के नए अवसर लाएगा, किस तरह से वहाँ पे आर्थिक की जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसमें 7 बड़े पुल हैं, 3 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 2 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। तो जो जैम की समस्या है, जो कनेक्टिविटी है, उसको तो मजबूत किया ही गया है, लेकिन रोजगार की कनेक्टिविटी को ये कितना मजबूत करती है? जी बिल्कुल, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहीं पे भी लॉन्च होते हैं, स्पेशली जो सड़क के प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी रोज़गार मिलता है और उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और वो जो उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक आसानी से ले जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि समय की इसमें बहुत बड़ी बचत होती है लोगों को और हमारे मैन आवर्स हमेशा उससे बचते हैं। ओवरऑल जो लोकल एरिया की जो रीजनल जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नंबर 2, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सीतामढ़ी के आसपास का इलाका है नेपाल बॉर्डर, ऑफ कोर्स नेपाल बॉर्डर में जो हमारा ट्रेड है उसमें भी इसका ये बढ़ेगा। और दूसरा जो हमारा जो अभी आप रेल प्रोजेक्ट किए हैं और इवन रोड में भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स वगैरह जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इससे जो हमारा, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी 2070 तक नेट ज़ीरो का हमारा ऑलरेडी कमिटमेंट है और 2030 तक इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया है कि भाई हम करीब 45% कार्बन रिडक्शन करेंगे। तो ये जिस तरीके से हम रेल प्रोजेक्ट को अनाउंस कर रहे हैं और जो ओवरऑल देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है, ओवरऑल ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का और ग्रीन रोड्स का, हाईवेज़ का, तो इससे जो है ये सिर्फ देश का विकास ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल जो एक क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट में हमारा योगदान रह रहा है। क्योंकि आने वाला टाइम, जो आने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है आने वाले टाइम की, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बल्कि उसका जो मेन सेंट्रल पिलर होगा वो है सस्टेनेबिलिटी। तो सरकार का जो ये बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच सरकार ने लगाई है कि सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं करना है बल्कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हम ये भी ध्यान रखें कि किस तरीके से हम
इन सब चीज़ों से कम कार्बन एमिशंस हो, किस तरीके से हम अर्थ को इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देश में जो ओवरऑल जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उससे हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे, उसमें मदद मिलेगी और लोग जो अपने प्रोड्यूस को डेफिनेटली मार्केट तक ला सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग बाहर जाते हैं, उससे जो है सभी को फायदा होता है, आर्थिक विकास को एक बड़ा आधार मिलता है। अनिल कुमार जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से पीएम गति शक्ति के तहत ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एक विस्तार दिया जा रहा है, इसमें रेलवे को भी मजबूत किया जा रहा है और सड़क कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। रेलवे के साथ सड़क को किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे हैं जहाँ पर रेलवे ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, कहीं पर सड़क कनेक्टिविटी की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इन दोनों को भी जब मिलाया जाता है तो ये अपने आप में किस तरह से एक नया रास्ता खोलता है? जब आप 2000 ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जब लॉन्च हुआ तो उसका पर्पज ये था कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को जोर दिया जाए। ऐसा अगर रेल डेवलप हो रहा है, अगर कहीं रेलवे लाइन बन रही है तो उसके स्टेशंस को भी कनेक्ट किया जाए बाई रोड, एंड वहां पर कोई गुड शेड बन रही है तो गुड शेड तक रोड से इजीली मटेरियल पहुंचना चाहिए, कार्गो पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में सब प्रोजेक्ट को प्लॉट किया जाता है। उसको प्लॉट करने के बाद पीएम गति शक्ति से देखते हैं कि रोड कितना दूर है या यहाँ से रोड कैसे आएगा। फिर एक जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें 18 मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्री उसमें होती हैं। वो मिनिस्ट्री का जो जॉइंट ग्रुप है पीएम गति शक्ति का, डीपीआईटी के उस डायरेक्शन में वो होता है मीटिंग, वो डिसाइड करता है और उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। ये सब चीजें मिलकर इंश्योर करती हैं कि मल्टी मॉडल डेवलपमेंट हो। एयरपोर्ट कितना दूर है, रोड कितना दूर है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, कहाँ पर एसईजे आ रहे हैं, कहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, सभी विभाग कहाँ पर पाइपलाइन डलने वाली है। विकास से अछूता ना रहे, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।